तो जो इतिहास हम सब स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं वो अक्सर बहुत सीधी साधी लगती है। लेकिन आज हम भारत में पुर्तगालियों के आने की असली कहानी को परत दर परत खोलेंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ खोज और व्यापार से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने सुना है। क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत को डिस्कवर किया था? मतलब सुनने में ही कितना अजीब करता है ना। भारत तो हजारों सालों से दुनिया के नक्शे पर था, एक जीती जागती सभ्यता जिसका यूरोप से व्यापार भी होता था। तो फिर ये खोज वाली बात आई कहां से? देखिए, ये सब किसी एडवेंचर ट्रिप के लिए नहीं हो रहा था। इसके पीछे की वजह थी पैसा, बहुत सारा पैसा। यूरोप में मसालों की जबरदस्त डिमांड थी, लेकिन जमीन के रास्ते पर ऑटोमन साम्राज्यों का कब्जा था। तो यूरोप को हर हाल में मसालों तक पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता चाहिए ही था। और आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा गेम था। समुद्री रास्ता मिलने से पहले बिचौलियों के जरिए यूरोप तक पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमत पता है कितनी बढ़ जाती थी? 20 गुना। मतलब अगर कोई चीज भारत से 100 रुपए की चली तो यूरोप में वो 2000 रुपए की बिकती थी। और यही वजह थी कि जब वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा से वापस लौटा तो उसे अपने लाए गए माल पर 60 गुना ज्यादा का मुनाफा हुआ। सोचिए, 60 गुना। इस एक नंबर ने यूरोप के हर राजा और व्यापारी को ये साफ कर दिया था कि ये रास्ता ढूंढना किसी सोने की खदान ढूंढने जैसा है। लेकिन वास्को डी गामा की ये कामयाबी कोई एक रात का चमत्कार नहीं थी। ये किसी एक हीरो की कहानी बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे दशकों की मेहनत थी, कई लोगों की कोशिशें थीं। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी गई। तो ये सब शुरू हुआ था 1454 में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के साथ। उन्होंने एक एक करके जहाज़ों को अफ्रीका के तट के साथ साथ भेजना शुरू किया, ये पता लगाने के लिए कि ये महाद्वीप आखिर खत्म कहाँ होता है। फिर 1489 में बार्थोलोमेओ डियाज ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उसने साबित कर दिया कि अफ्रीका का चक्कर लगाया जा सकता है। वास्को डी गामा ने तो बस इसी बनी बनाई नींव पर अपनी मंजिल पाई थी। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जिस वक्त पुर्तगाली अफ्रीका का चक्कर काटने में लगे थे, ठीक उसी वक्त एक और आदमी भारत के लिए शॉर्टकट खोजने निकला था, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी गलती से जुड़ी है जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, कोलंबस का आइडिया बिल्कुल सही था कि पृथ्वी गोल है, तो अगर भारत पूरब में है तो लगातार पश्चिम की तरफ जाकर भी वहां पहुंचा जा सकता है। आइडिया तो ठीक था, पर उसका गणित, उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा गलत थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये दुनिया असल में कितनी बड़ी है। और इसी गलत गणित की वजह से वो पहुंच गया अमेरिका, लेकिन उसे अपनी मौत तक यही लगता रहा कि वो भारत पहुंच गया है। और इसीलिए उसने वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहना शुरू कर दिया। सोचिए, एक गलती जिसका असर आज तक दिखता है। ये खोज की रेस इतनी तेज हो गई थी कि 1494 में स्पेन और पुर्तगाल ने बैठकर पूरी दुनिया को कागज पर 2 हिस्सों में बांट लिया। हाँ, सच में। एक लाइन खींची और कहा, इसके पूरब में जो भी नया मिलेगा वो पुर्तगाल का, और पश्चिम में जो मिलेगा वो स्पेन का। मतलब क्या कमाल का पागलपन था। तो चलिए अब कोलंबस के इस भटकाव से वापस वास्को डी गामा की भारत यात्रा पर आते हैं और देखते हैं कि 1498 में जब वो कालीकट पहुंचा तो असल में हुआ क्या था और कहानियां क्या बन गई। तो असल में हुआ ये कि डी गामा ने बार्थोलोमेओ डियाज के रास्ते पर चलकर अफ्रीका का कोना तो पार कर लिया, लेकिन वहां से आगे क्या? हिंद महासागर तो अनजान था। तो वहां उसने एक अनुभवी गुजराती पायलट अब्दुल मजीद को हायर किया, और ये अब्दुल मजीद ही थे जो उसके जहाज़ों को सीधा कालीकट के तट तक लेकर आए। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। उसने यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए एक नए पूरी तरह से समुद्री रास्ते की खोज की थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक और आम गलतफहमी है ज़मोरिन को लेकर। हम सबको लगता है कि ज़मोरिन राजा का नाम था, पर ऐसा नहीं है। ज़मोरिन एक टाइटल था, एक उपाधि। ये असल में स्थानीय शब्द समुद्री का पुर्तगाली वर्जन था, जिसका मतलब होता है समुद्र का राजा। और वो जो भव्य स्वागत की कहानियां हैं कि ज़मोरिन ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक बहुत ही सतर्क और तनाव भरी मुलाकात थी। डी गामा को व्यापार करने की इजाज़त तो मिली, लेकिन कोई खास छूट नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि ज़मोरिन अपने पुराने और भरोसेमंद अरब व्यापारियों को नाराज नहीं करना चाहता था।
पुर्तगालियों को यह समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि असली पावर सिर्फ माल बेचने में नहीं बल्कि पूरे ट्रेड रूट पर कंट्रोल करने में है। और यहीं से उनकी रणनीति बदल गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो एक सैन्य ताकत बनने की कोशिश करने लगे। इसे समझने के लिए उनके पहले 2 वाइसरॉय की पॉलिसी को देखिए। पहला वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी में यकीन रखता था, मतलब सिर्फ समुद्र पर राज करो, जमीन की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद जो आया अफोंसो डी अल्बुकर्क, उसने इस सोच को बदल दिया। उसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और भारत में जमीन पर पुर्तगाली राज की नींव रखी। और समुद्र पर कंट्रोल के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था कार्टास सिस्टम। ये एक तरह का लाइसेंस था। अगर हिंद महासागर में किसी भी जहाज के पास ये पुर्तगाली परमिट नहीं है तो उसे दुश्मन मानकर या तो लूट लिया जाता था या डुबो दिया जाता था। सीधी सादी भाषा में ये एक तरह की सरकारी समुद्री डकैती थी। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर रोक भी लगाई। अब सुनने में तो ये एक बहुत अच्छा सामाजिक सुधार लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का असली मकसद कुछ और था। मकसद था पुर्तगाली मर्दों को स्थानीय विधवाओं से शादी करने के लिए बढ़ावा देना, ताकि भारत में पुर्तगाली आबादी बढ़े और उनकी पकड़ मजबूत हो। पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपियन पावर थे और सबसे आखिर तक यहीं रहे, गोवा में। लेकिन वो अपनी शुरुआती बढ़त को कभी एक बड़े साम्राज्य में नहीं बदल पाए। तो सवाल ये उठता है कि जो सबसे पहले आए वो रेस में पीछे क्यों रह गए? इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो स्पेन के साथ जुड़ने की वजह से वो यूरोप की लड़ाइयों में फंस गए। फिर ब्राजील की खोज हो गई और उनका सारा ध्यान और पैसा वहां लग गया। उनकी कट्टर धार्मिक नीतियां, भ्रष्टाचार और समुद्री लुटेरों वाली इमेज ने भी उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, अब मैदान में डच और अंग्रेज जैसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ चुके थे। तो भले ही पुर्तगाली भारत में कोई बड़ी सल्तनत नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने एक खाका तैयार कर दिया था। व्यापार के लिए आओ, फिर संघर्ष करो और फिर जमीन पर कब्जा कर लो। और ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसे बाद में आने वाली सभी यूरोपीय ताकतों ने फॉलो किया। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पहली दस्तक ने भारत के अगले 450 साल के इतिहास को किस तरह से बदल कर रख दिया।